चलिए आज का शुरू करते हैं कि कल क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं इंतज़ार कर रहे हैं। एनपीएस, यूपीएस और उसके बाद ओपीएस का लंबे समय से आंदोलन चल रहा है हम लोगों का। और आप सभी जानते हैं कि 30 नवंबर डेट जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की थी वो ख़त्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने डेट एक्सटेंड नहीं की, तो उसके साथ क्या इम्पैक्ट पड़े हैं वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई थी तो ये कहा गया था कि 31 मार्च 2025 तक जो लोग रिटायर हो चुके हैं, 31 मार्च 2025 से पहले पहले जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। जो लोग सर्विंग एम्प्लॉय हैं, वर्किंग एम्प्लॉय हैं 30 नवंबर तक सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। और जो लोग नई नौकरी में आएंगे, जो नए लोग होंगे नौकरी में, वो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। खैर, पूरे देश में हम लोगों का यूपीएस का विरोध सफल रहा और लोकसभा के एक प्रश्न के जवाब ने सरकार ने ये बताया कि 1,22,000 मात्र कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अब तक शामिल हुए, जबकि डेट 3 बार बढ़ाई गई। एक बार 30 जून से बढ़ा करके सितंबर की गई और 30 सितंबर से बढ़ा करके फिर 30 नवंबर की गई। तो 2 बार तो डेट एक्सटेंड की गई। कुल मिलाकर के 3 स्लॉट मिले, जून तक, सितंबर तक और नवंबर तक। और हालत यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 3% लोग भी शामिल नहीं हुए। तो अभी तो डेट ख़त्म हो गई, तो डेट ख़त्म होने का मतलब जो अब एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय हैं वो भी नहीं जा सकते। एग्जिस्टिंग के अलावा जो रिटायर हो चुके हैं 31 मार्च से पहले, वो भी अब नहीं जा सकते। तीसरी बात, जब तक कि कोई नया सर्कुलर नहीं आ जाता, नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक जो नए लोग नौकरियों में आएंगे उनको भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में टेक्निकली उनको शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम अस्तित्व में नहीं रह गई आज की डेट में। नए लोगों को भी अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार लाना भी चाहती है तो उसके लिए उनको अलग से नोटिफिकेशन तो ज़रूर निकालना पड़ेगा। तो ये तो खैर रही यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात। और अब अगर देखा जाए तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो है नहीं, तो अब हम पहुंच गए हैं 2021 में, क्योंकि एनपीएस में 2021 का आखिरी बदलाव था। 2021 के बाद एनपीएस में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अब हम सीधे एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अब हम 2021 वाली एनपीएस में है आज की डेट में। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब यूपीएस नहीं है, ओपीएस भी नहीं है, अभी हम एनपीएस में हैं। तो लड़ाई हमारी जारी है। 9 नवंबर को हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, पूरे देश से लोग आए थे। मैं सभी को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा। और उसके बाद 2 बार माननीय मंत्री जी के साथ बैठक हुई है हम लोगों की। और अभी भी चूँकि उन्होंने खुद कहा था कि सत्र चलने वाला है, सत्र में मुद्दा हो सकता है उठे, और उसके बाद हम आपकी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ बातचीत कराएंगे। तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ बातचीत होगी, तो वो इस पार्लियामेंट सेशन पूरा होने के बाद, जो शुक्रवार को ख़त्म हो रहा है पार्लियामेंट का सेशन, शुक्रवार के बाद कभी भी हम लोगों की बैठक हो सकती है भारत सरकार के साथ। तो नई अपडेट आएगी कि बैठक में क्या रहा। मैं आता हूं कि कल यानी 16 दिसंबर को भारत सरकार ने, पीएफआरडीए ने, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ने, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो एग्जिट एंड विड्रॉल रूल है, एग्जिट एंड विड्रॉल रूल अभी तक था 2015 का। अब नया रूल, एग्जिट एंड विड्रॉल का रूल उन्होंने निकाला है 2025 का। हालांकि ये गजट इन्होंने 12 दिसंबर को बना लिया। 15 दिसंबर को इन्होंने इसको मतलब इस पर डेट जो है वो 15 दिसंबर की है, लेकिन इसको मतलब जो है अस्तित्व में ये कल से आया है। तब से मैं लगा था, 22 पेज का टोटल गजट है, मैं इसको पढ़ने में लगा हुआ था कि क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं, हमारे मतलब के कौन से बदलाव हैं या नहीं हैं, और हुए हैं तो वो क्या बदलाव हैं। पहले से ये बहुत सारे साथियों ने मुझे मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया। अभी अभी कॉल आ रही थी, 2-3 फ़ोन मैंने डिस्कनेक्ट किए हैं। अभी फेसबुक पर लाइव आते समय भी एक फ़ोन डिस्कनेक्ट किया है कि नए गज़ट में क्या आया है।
तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये केवल अभी एग्जिट एंड विड्रॉल जो रूल था 2015 को, उसको रिप्लेस कर रहा है। उसकी जगह पर ये नया रूल आ गया है न्यू पेंशन स्कीम का, या जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं। सही नाम इसका नेशनल पेंशन सिस्टम है। तो मैं मोटा मोटा इसमें बता देता हूँ, मैंने पूरे गजट को समराइज किया है। अच्छा, मार्केट में तमाम बड़े मीडिया प्लेटफार्म्स पर मैंने देखा, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से ठीक नहीं होगा, इंसल्ट होगी उनकी। बड़े बड़े मतलब नेशनलाइज मीडिया प्लेटफार्म पर इस गजट को लेकर के गलत तरीके के इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिर पैर के इंटरप्रिटेशन, जिनका दूर दूर तक इस गजट से कोई वास्ता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पहला इंटरप्रिटेशन लोग क्या कह रहे हैं कि 5 लाख की कैपिंग खत्म कर दी गई, ऐसा लोग बोल रहे हैं मीडिया प्लेटफार्म। आज मेरे पास एक बड़े मीडिया प्लेटफार्म से एक फ़ोन आया, तो उन्होंने भी कहा ये बात कि 5 लाख की कैपिंग को हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है, कैपिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एग्जिट एंड विड्रॉल रूल 2015 को रिप्लेस करते हैं, जो ये बताते हैं कि 4 कंडीशन है कि आप एग्जिट कब करते हो नौकरी से। वो 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है, आप नौकरी से तब एग्जिट होते हो जब आप रिटायर हो जाते हो, जिसको सुपर एनुएशन कहते हैं। तो सुपर एनुएशन में क्या था? सुपर एनुएशन में हम सब जानते हैं 60% पैसा मिलता है फंड के रूप में मैक्सिमम, और 40% को कंपलसरी एनुटाइज कराना पड़ता है। 40% को हमें हर हालत में एनुटी खरीदनी पड़ती थी, जिससे पेंशन बनती थी। इसमें कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज़ है। जब भी आप सुपर एनुएशन पर रिटायर होंगे, चाहे 60 साल हो, चाहे 62 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट हो, जितना कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उसमें से 60% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, और 40% आपको पेंशन के लिए एनुटाइज्ड करना पड़ेगा। एनुटी के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, किसी न किसी कंपनी से आपको वो एनुटी खरीदनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें क्या बदलाव किया है। उन्होंने ये कहा है कि मान लो कोई कर्मचारी है जो 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो नीचे लिख दीजिएगा, मैं सवाल ले लूँगा आप लोगों के। जी सरफराज जी कह रहे हैं यूपीएस में पूरा ओपीएस होना चाहिए। देखो भैया, 12 साल से लड़ रहे हैं हम लोग, ओपीएस के लिए ही लड़ रहे हैं। ब्रो, बीआरओ, ग्रेफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ में तो ओपीएस ही चाहिए। संदीप जी, सभी को ओपीएस चाहिए, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को ओपीएस नहीं चाहिए, सबको ओपीएस चाहिए, और ओपीएस की ही लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अब इन्होंने ये कहा कि कोई आदमी मान लीजिए 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो वो चाहे तो उस समय पैसा ना निकाले। ये बात इसलिए कही उन्होंने क्योंकि मान लो उस समय जब वो रिटायर हो रहा है, उस समय मार्केट में रिसेशन है, या मान लीजिए एनटीज डाउन है, यूनिट की वैल्यू शेयर मार्केट नीचे है, तो ऐसे केसेस में वो 60 साल से 85 साल तक की उम्र तक, यानी 25 साल तक चाहे तो वहीं का वहीं पैसा वो अपना कॉर्पस इन्वेस्ट किए हुए रख सकता है। ये पहला बदलाव है। हालांकि इस बदलाव से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और ना ही हमारे काम का है। हाँ, ये हो सकता है केंद्रीय ऑटोनोमस बॉडी के लिए यूपीएस कब आएगा सर? अभी कह नहीं सकते, क्योंकि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में अभी 30 मार्च 2021 का अमेंडमेंट नहीं आया है। तो आप समझिए कि उसको 4 साल से ज़्यादा हो गया, लगभग 5 साल हो गया। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प तो इतना आसान नहीं है कि इतनी जल्दी आ जाएगा। तो पहला बदलाव ये हो गया कि सुपर एनुएशन, यानी आपके रिटायरमेंट पर आप चाहो तो अपने कॉर्पस को वहीं 25 साल तक के लिए छोड़ सकते हो। अब 60 साल की उम्र का तो भरोसा नहीं, तो 25 साल का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक तरीके से ये जो अमेंडमेंट है, ये मैं कहूँगा कि इनवैलिड अमेंडमेंट है। इससे कुछ खास, इसको हालांकि उन्होंने डिफरमेंट का नाम दिया है। कोई भी कर्मचारी चाहे तो 25 साल आगे तक के लिए उस पैसे को वहीं पर होल्ड कर सकता है। सुधीर रूप जी भी जुड़ गए, इकबाल साहब भी जुड़ गए हैं। आप सभी साथियों से एक बार मेरी गुजारिश रहेगी कि इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुंच जाएगी। दूसरा है जो मैंने बताया कि 4 तरीके के एग्जिट है, 4 तरीके से आप नौकरी में से निकलते हैं। पहला है सुपर एनुएशन, जिसको मैंने बता दिया, और दूसरा है रेजिग्नेशन, जब आप इस्तीफा दे देते हैं, या फिर डिसमिसल, आपको डिसमिस कर दिया जाता है और उसको बोलते हैं, या फिर रिमूवल, नौकरी से निकाल दिया, रिमूव कर दिया जाना। तो जिन वजहों से भी रिमूवल होता है या डिसमिसल होता है या कोई रिजिग्नेशन दे करके जाता है,
तो उस केस में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। जितना कॉर्पस है उसका 80% आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। अब इसमें यह बाध्यता खत्म कर दी है कि उस एन्युटी के लिए आपको रिटायरमेंट की डेट तक रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला गया है। 80% की आपको पेंशन खरीदनी पड़ेगी और 20% आपको तुरंत मिल जाएगा, ये नियम है। तो ये एक छोटा सा बदलाव है। इसमें पहले ही ये था कि अगर टोटल कॉर्पस 5 लाख रुपए से कम है तो सारा का सारा पैसा उठा करके आपको दे देंगे, ये पहले से नियम था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो हमारा विड्रॉल हो गया सेकेंड नंबर का, रेजिग्नेशन, डिसमिसल या फिर रिमूवल। दो तरह के हमारे एग्जिट हो गए। पहला हो गया सुपर एन्युएशन पर एग्जिट और दूसरा हो गया रेजिग्नेशन या डिसमिसल या फिर रिमूवल पर एग्जिट। संदीप पवार साहब, मैं भावनाओं की बड़ी कद्र करता हूँ। 10% अंशदान बंद होना चाहिए। ठीक है, 10%। देखिए जीपीएफ में भी 7% का तो अंशदान था ही, अंशदान नहीं कहेंगे, वो हमारा पैसा जमा होता था। एनपीएस में 10% होता है। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमारा पैसा ब्याज सहित हमको वापस मिले और हमारे पैसे पर ब्याज की गारंटी हो, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो एग्जिट है, थर्ड एग्जिट, उसे कहते हैं बिफोर सुपर एन्युएशन। अगर डेथ हो जाए तो भी एग्जिट हो जाएगा, अगर किसी की मौत हो जाए सेवा काल में तो भी एग्जिट हो जाएगा। ये तीसरा एग्जिट है। तीसरे एग्जिट में भी उन्होंने ये कहा है कि 80% जो कॉर्पस है उससे पेंशन बनेगी और जो 20% जो कॉर्पस है वो लमसम के रूप में आपको दे दिया जाएगा। अब इसमें इन्होंने एक नई बात जोड़ दी है। वो नई बात यह है कि अगर टोटल कॉर्पस 8 लाख से कम है या 8 लाख रुपए तक ही है तो ऐसे केसेस में पूरा का पूरा 8 लाख उठा करके उनको, उसके परिवार को दे दिया जाएगा। ये एक नया बदलाव है, क्योंकि यहां पर पहले 5 लाख था, 8 लाख नहीं था, 5 भी नहीं था बल्कि 4 लाख था। तो ये एक नया बदलाव है इसमें। दूसरी उन्होंने ये बात कही है, एक और बदलाव किया है कि अगर मरने वाले का पैसा 8 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है तो क्या होगा। तो ऐसे केसेस में सपोज दैट किसी का 8 लाख 5,000 रुपए है। अब अगर 8 लाख रहता तो उसके परिवार को पूरा पैसा मिल जाता, लेकिन अगर 8 लाख 5,000 है तो उसको केवल 20% मिलेगा, यानी 1,60,000, और सारा पैसा एन्युटी कराना पड़ेगा। तो ये एक टेक्निकली प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा कि अगर 8 लाख से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है तो ऐसे केस में क्या होगा कि 6 लाख रुपए निकाल करके दे दिए जाएंगे और 6 लाख की एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। ये एक, मैं कहूँगा कि एक नया बदलाव है इसमें एग्जिट के मामले में। फिर जो चौथा एग्जिट है, फोर्थ एग्जिट, जो लास्ट एग्जिट है, वो है डिस्चार्ज्ड बाय इनवैलिडेशन, मतलब अविधिमान्यता। मतलब अगर ये पता चले कि इसकी नौकरी 0 थी, गलत तरीके से नौकरी पा गया, इनवैलिडेशन के तहत अगर उसको डिस्चार्ज किया जाता है, या फिर डिसेबिलिटी के चलते, मान लीजिए नौकरी के दरमियान कोई डिसेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से लगता है कि नौकरी नहीं कर सकता अब आगे, तो ऐसे केसेज में अगर उसको डिस्चार्ज किया गया, या फिर प्री मैच्योर एग्जिट हो रहा है। प्री मैच्योर एग्जिट का उन्होंने रखा है कि 15 साल के पहले उसको प्री मैच्योर एग्जिट कहा जाएगा। तो ऐसे केसेस में तो ये अब कई तरीके का हो सकता है। ये जो चौथा वाला एग्जिट है, यानी डिस्चार्ज बाय इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी या फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट, ये इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था। मतलब अगर 20 साल की नौकरी के बाद एग्जिट हो रहा है तो उस पर सुपर एन्युएशन वाले चार्जेस लगेंगे। सुपर एन्युएशन का मतलब 60 और 40, 60% तक वो पैसा विड्रा कर सकते हैं और 40% एन्युटी में लगाना पड़ेगा। दूसरा है 56J। 56J मतलब जबरिया रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। चूंकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी 20 साल की नौकरी के बाद ही दी जाती है तो उस केसेस में भी 60 और 40 का रेशियो होगा। तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ इनवैलिडेशन, जिसको हमने पहले ही बता दिया। चौथा है एंटाइटलमेंट ऑन बोर्डिंग आउट फ्रॉम सर्विस ऑन डिसेबलमेंट। तो और चौथा है एब्जॉर्प्शन। कभी कभी क्या होता है कि मतलब जो है जैसे हमारे ऑर्डिनेंस के साथी हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बहुत सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कारपोरेटाइज कर दिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो उन केसेस में भी पहले वाले नियम ही लगेंगे जो कि
2021 के 2015 के एग्जिट एंड विड्रॉल पॉलिसी थी। तो ये 4 बेसिकली एग्जिट एंड विड्रॉल पॉलिसी के तहत ये 4 बदलाव किए गए हैं। बदलाव तो इसमें केवल के बीच वाला ही है, सुपर एन्युएशन से पहले अगर मौत होती है तो उस मामले में, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर सेम नहीं है तो वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, उनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 60 साल के रिटायरमेंट के बाद कौन 20 साल 25 साल तक तो कोई पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट करके नहीं रखेगा, तो इलॉजिकल है वो। तो कल से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन और मैसेज भी आ रहे थे कि इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो इसको मैंने कोशिश की है कि बहुत सरल और बहुत संक्षिप्त तरीके से इसको हमें